जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले हमने बोरॉन फैमिली ख़त्म की है और कार्बन फैमिली ख़त्म कर ली है। तो आइए शुरू करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, दैट इज़ नाइट्रोजन फैमिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे पी ऑर्बिटल्स में। तो पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, नानी पापा आशु सब बीमार। नानी पापा आशु सब बीमार, तो ऐसे याद रख सकते हैं अगर आप याद रखना चाहें। और 7, 15, 33, 51, 83 दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। तरीका आपको बताया था, 7 तो सभी को याद होता है, 8 जोड़ दीजिए तो 15 हो जाएगा, 18 जोड़ दीजिए तो 33 आ जाएगा। ठीक है, और फिर से 18 जोड़ दीजिए, 18 33 में तो ये बन जाएगा 51, और फिर 32 जोड़ दीजिए तो 83 बन जाएगा 83। तो 8, 18, 18, 32 पिछली बार भी बताया था आपको ये, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज 7, 15, 33, 51, 83 हिंदी में बड़ी आसानी से याद होता है, इसलिए आपको हिंदी में भी करना चाहिए। हिंदी की काउंटिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। ठीक है, जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस ये ऑलरेडी बहुत बार आपको मैं बता चुका हूँ। नीचे की तरफ एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट घटता है, नीचे की तरफ शेल बढ़ते हैं और लेफ़्ट टू राइट शेल सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन हालांकि बढ़ते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन होती चली जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं दोबारा आ रही हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस ग्रुप इज़ लेस देन ग्रुप 14, क्योंकि ग्रुप 14 यहाँ है मान लीजिए, तो ग्रुप 15 यहाँ है, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, एटॉमिक साइज घटेगा, कम हो जाएगा। और अगर एटॉमिक साइज घट जाएगा इधर जाने पर, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेफ़्ट टू राइट बढ़ जाएगी और नीचे की तरफ कम हो जाएगी। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ एक्सेप्ट फॉर एंटीमनी एंड बिस्मुथ विच हैव अनयूजली लो मेल्टिंग पॉइंट्स। यहाँ आर्सेनिक आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो ये बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद कम हो जाता है। एंटीमनी और बिस्मुथ के केस में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है नाइट्रोजन से बिस्मुथ की तरफ। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो मान लीजिए 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन के मोलिक्यूल्स इस तरह से हैं, उनमें वीक वंडरवाल फोर्सेस व अट्रैक्शन लग सकती है नाइट्रोजन के मोलिक्यूल्स में। लेकिन जो बाकी के हैं जैसे P4 है, आर्सेनिक 4 है, तो इनमें क्या होगा, जैसे P4 को अगर मैं बना रहा हूँ आपके सामने, तो इस तरह की सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि एक फॉस्फोरस 3 अन्य फॉस्फोरस के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन के केस में क्या था, 2 ही नाइट्रोजन, 2 ही N, नाइट्रोजन के 2 ही एटम इन्वॉल्व थे। यहाँ पर एक फॉस्फोरस बाकी 3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, नाइट्रोजन में कम होगा। आयनाइजेशन एनर्जीज अभी आपको बता दिया था। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की ज़्यादा होगी, वो आपको बताया था मैंने नाइट्रोजन के केस में भी। अब ये देखिए मैं बना देता हूँ कि पी ऑर्बिटल में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बहुत एनर्जी लगेगी, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। इवन ऑक्सीजन फैमिली से भी ज़्यादा मिलेगी आपको, तो ऑक्सीजन फैमिली में आपको बताऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप सब जानते हैं कि पहले नंबर पे फ्लोरीन है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, इसकी 4.0 होती है वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ये 3.5 के करीब रहता है और ये 3.0 के करीब, ठीक है। 4.0, 3.5, 3.0। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो नाइट्रोजन है अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, छोटा साइज भी है उसका। तो इनकी 15 ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 14th ग्रुप एलिमेंट्स से ज़्यादा होगी। दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज, साइज कम होता है लेफ्ट टू राइट, हाइयर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट। तो ये दोनों ही चीज़ें इनके पक्ष में है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, Mg3N2। देखिए 3 को उधर लेके जाएंगे तो -3, 2 को उधर लेके जाएंगे तो +2, मतलब Mg पे +2 है तो नाइट्रोजन पे -3 है। इसी तरह से Ca3P2 कैल्शियम फोस्फाइड, दीज एलिमेंट्स आल्सो शो +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसे PCl3, PF3, PF5 में +5 हो जाएगा, PCl5 में +5 हो जाएगा, ठीक है। NF5 नहीं होता, NCl5 नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, 3 ही बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसलिए NCl5 नहीं होता। नाइट्रोजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम -3 टू +5। देखिए ध्यान से देखिएगा, -3 से लेकर के +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहा है अपने हाइड्राइड्स में, ऑक्साइड्स में, ऑक्सी एसिड्स में, या ऑक्सो एसिड्स कह देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अमोनिया है आपके सामने, NH3 -3, N2H4 -2 शो कर रहा है। नाइट्रोजन में 0 होता है, सभी को पता है, एलिमेंटल फॉर्म। N2O में +1 शो करेगा, NO में +2 शो करेगा, N2O3 में +3, N2O4 में +4, N2O5 में +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती होगी आपको, ठीक है। फिर भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे N2O5 लिया तो N को मान लेते हैं x, तो कितने N है अपने पास, 2x। एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है तो 5 के ऊपर कितना होएगा, 10, -10 इक्वल टू 0। मोलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 ले लिया। तो यहाँ से आप x निकालिएगा ज़रा, 10 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और x कितना आएगा आपका +5, ठीक है। एक निकाल के दिखा दिया, बाकी आप अपने हिसाब से अब निकाल सकते हैं। मेटेलिक करैक्टर, जनरली मेटेलिक करैक्टर नीचे की तरफ, डाउन द ग्रुप जाने पर, नीचे की तरफ जाने पर इंक्रीज करता है। तो देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स की तरह काम कर रहे हैं, और बिस्मुथ हमारे पास मेटल है, और बिस्मुथ जो है वहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी +5 से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी याद रखिएगा। कैटिनेशन, कैटिनेशन आपको पिछली फैमिली में मैंने पूरा समझाया था कि एक जैसे एटम के साथ बॉन्डिंग करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करना, जैसे कार्बन कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन फैमिली में देखते हैं कैटिनेशन। दीज एलिमेंट्स आल्सो शो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन बट टू लेस एक्सटेंट देन कार्बन। कार्बन तो बहुत कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो ये उसके मुकाबले कम बना रहे हैं, ड्यू टू देयर लो मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। यानी कि इनका जो बॉन्ड है, मतलब मेटल भी ना कहें हम अगर, ई एलिमेंट एलिमेंट जो बॉन्ड है, क्योंकि मेटल तो सब नहीं है ना, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है और उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ पर कम चाहिए नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है। और कार्बन फैमिली में जो था, जो कंपाउंड्स बना रहा था कार्बन, वहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है। तो हाइड्रोजीन है जैसे NH2NH2, ये एक एग्जांपल है कि कैटिनेशन हो रहा है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजोइक एसिड है N3H, या एजाइड आयन है आपके सामने N3-, डाइफॉस्फीन है P2H4। तो इन सब में क्या है, कैटिनेशन आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं।
और डाइफॉस्फीन में 2 फॉस्फोरस हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये कैटिनेशन को शो करता है। एलोट्रोपी, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो एलोट्रोपी। जैसे फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रोपी के बारे में भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, कार्बन फैमिली में, ठीक है, उसकी डेफिनेशन वगैरह। आर्सेनिक भी हमें येलो और ग्रे आर्सेनिक 2 फॉर्म में मिल रहा है। एंटीमनी बना रहा है येलो या ग्रे, सिल्वरी ग्रे एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो मेनली जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ने हैं वो है वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। ये तीनों हमें पढ़ने हैं डिटेल में, ठीक है। तो थोड़ी देर में हम इन्हें भी पढ़ेंगे। बाकी आप याद रख सकते हैं, आर्सेनिक येलो और ग्रे आर्सेनिक हमें मिलता है, एग्जिस्ट करता है। ये एंटीमनी येलो और सिल्वरी ग्रे एलोट्रोपिक फॉर्म्स में मिलता है। एलिमेंटल स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो एलिमेंटल स्टेट नाइट्रोजन की तो N2 है, ठीक है, गैस है N2। तो N2 काफ़ी सारे आपस में रहेंगे और इनमें क्या लगेंगी, वीक वन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ट्रिपल बॉन्ड होता है N और N के बीच में, जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी है, 945 किलो जूल पर मोल लगेगी। तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत कम रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्ट तभी करेगी ना तब जब वो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। बट टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड इज लिमिटेड टू नाइट्रोजन ओनली, ठीक है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के पास क्या है, पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और उनके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, पी पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग सिंगल बॉन्ड्स। आपको फॉस्फोरस बना के भी दिखाया था मैंने। फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 सॉलिड, ओके। अभी फॉस्फोरस के बारे में और भी बातचीत करेंगे, उससे पहले कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स देख लेते हैं। हाइड्राइड्स हैं आपके सामने, NH3, PH3, ASH3, SVH3, BiH3। Lighter elements also form N2H4, P2H4, AS2H4. नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड्स ऑफ फार्मूला HN3 या N3H कह लीजिए, ठीक है। और ऑल दीज हाइड्राइड्स आर पिरामिडल, sp3। sp3 के लिए ज्योमेट्री होती है आपके पास टेट्राहेड्रल, बट अगर वहाँ लोन पेयर रहता है तो वो बॉन्ड्स को अंदर की तरफ दबा देता है, इसलिए शेप बन जाती है पिरामिडल। बताया हुआ आपको पिछले सेमेस्टर में। तो देखिए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जाते हैं। जो चीज़ यहाँ पर अब मैंने शुरू करी है वो, ठीक है, और यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है BSc के सिलेबस में, MSc में, नेट में, और जो भी दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देंगे केमिस्ट्री से जुड़े हुए, तो वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए नाइट्रोजन के साथ लगे हैं 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर है, ठीक है। तो क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड के NH के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, ठीक है, ब्लैक से नहीं ग्रीन से। 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के आसपास रहेंगे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इनको खींच के रखेगा। अब ये पास आ गए हैं तो इनमें क्या हो जाएगी, रिपल्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हालांकि ये भी रिपल्शन कर रहा है लोन पेयर, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स में भी रिपल्शन हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बॉन्ड्स जो हैं एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे थोड़े से। तो बॉन्ड एंगल जो है NH3 के केस में बड़ा रहेगा। अब PH3 या बिस्मुथ, ये BiH3 ले लेते हैं अगर हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिस्मुथ की नहीं है इतनी ज़्यादा जितनी नाइट्रोजन की है। लोन पेयर ज़रूर है इसके पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहीं ना कहीं आप कह लीजिए बीच से में है कहीं, मतलब बिस्मुथ के पास नहीं है, ठीक है। और ये दबाने की कोशिश तो कर ही रहा है।
रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स पे, इन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन उतनी नहीं होगी जितने की नाइट्रोजन, जितनी की अमोनिया के केस में थी। ठीक है, और ये लोन पेयर जो है इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा थोड़ा छोटा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अमोनिया का जो है NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा है। कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ये भी देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ तो देखिए नाइट्रोजन जो है एक तो छोटा है, लोन पेयर उसके पास है, लोन पेयर तो सबके पास है, एक सबके पास है। अब नाइट्रोजन वाला जो ये कंपाउंड है अमोनिया, यानी कि हाइड्राइड है नाइट्रोजन का, ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, यानी कि ये बड़ी आसानी से ये लोन पेयर दे पाएगा। ठीक है, तभी बेसिक है, मतलब H+ को ले सकता है या तो ये, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के किसी को दे सकता है, जैसे BF3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ये बेसिक हैं सबके सब। लेकिन अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, बिस्मुथ का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो छोटे साइज पे ये एकोमोडेट ठीक से कर नहीं पा रहा किसको, लोन पेयर को, तो यानी ये दे सकता है इस लोन पेयर को। वो बात अलग है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, लेकिन छोटा साइज होने की वजह से ये इसको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा, या दूसरी भाषा में कह लीजिए कि छोटे साइज पे दो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर, उनकी जो फीलिंग है वो ज़्यादा आएगी कि वो वहाँ हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सोच के देखिए कि एक तो कोई कहे कि मैं यानी मनदीप अपने घर में हूँ, या चलो जिले की बात कर लेते हैं, अम्बाला ज़िले में हूँ। ठीक है, तो आप ढूंढ सकते हैं, फिर भी अम्बाला ज़िला कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। दूसरा कोई कहे कि मनदीप जो है आपको धरती पर ढूंढना है, धरती पर कहीं है, तो अब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर छोटे साइज पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर है, तो उसकी फीलिंग ज़्यादा आएगी कि वो है, एग्जिस्ट कर रहा है। बड़े साइज पे वो स्प्रेड कर जाएंगे, फैल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम नज़र आएगी बिस्मुथ के केस में। ठीक है, तो इसलिए बेसिक कौन है सबसे ज़्यादा, अमोनिया। ठीक है, ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब बिस्मुथ के केस में बॉन्ड जो हैं लंबे हो जाएंगे क्योंकि बिस्मुथ का साइज बड़ा है, और नाइट्रोजन के केस में ये बॉन्ड छोटे होंगे और लंबा बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। थर्मल स्टेबिलिटी अमोनिया की सबसे ज़्यादा हुई, BiH3 की सबसे कम हुई, NH3 की सबसे ज़्यादा हुई। रिड्यूसिंग करैक्टर में क्या होता है कि H- दे सकता है कोई, कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो NH3 है एक तरफ हमारे पास, ठीक है, इसने H- देना है, लेकिन नाइट्रोजन तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के राजी नहीं है। ठीक है, बिस्मुथ के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है, तो H- का रिलीज यहाँ हो सकता है फिर भी, तो इसलिए ये BiH3 जो है बिस्मुथीन, ये ज़्यादा रिड्यूसिंग करैक्टर रखता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट में देख लेते हैं। मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ इनको। ठीक है, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा कि वंडरवॉल फोर्सेस किस में ज़्यादा होंगी। तो आपको पता है कि नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ता है, बिस्मुथ का साइज सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यानी वंडरवॉल फोर्सेस सबसे ज़्यादा यहाँ लग सकती हैं BiH3 में। तो अगर वो फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का सबसे ज़्यादा है। चलो ये तो बात ठीक है कि बिस्मुथ का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसका तो सबसे ज़्यादा हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर लग गया एंटीमनी हाइड्राइड का, चलो ठीक है। अब तीसरा नंबर आर्सेनिक का लगना चाहिए था, चौथा फॉस्फोरस का,
लेकिन नाइट्रोजन वाला जो है वो बीच में आकर के घुस गया। तीसरे नंबर पे अमोनिया आ गया, चौथे पे ये आर्सिन वाला है, और फॉस्फीन तो पाँचवें पे चला गया। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि अमोनिया यहाँ तीसरे नंबर पे क्यों आ गया। देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है ये, तो शायद आपको आता भी हो। ये यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला चैप्टर मैंने आपको करा रखा है। बिस्मुथिन की BiH3 की या SbH3 की वंडरवाल फोर्सेस इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी तगड़े वाली हैं, इसलिए उनका नंबर इससे पहले लग रहा है। लेकिन अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ASH3 और PH3 से ज़्यादा तगड़ी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, इसलिए ये बीच में आकर के फंस गया है तीसरे नंबर पे। तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए ऑक्साइड्स के बारे में देखते हैं। M2O3 या M2O5 वाले ऑक्साइड्स मिलेंगे, ये फॉर्मूला मिलेंगे आपको। जैसे और भी मिलेंगे नाइट्रोजन तो N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, NO3 जो कि अनस्टेबल है। तो काफ़ी सारे बना रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में पी पाई बॉन्डिंग मिल जाएगी ऑक्सीजन के साथ, बाकियों में नहीं मिलेगी। बाकी P4O6, P4O7, P4O8, P4O10 बनाते हैं। आर्सेनिक भी बना रहा है O6O10 वाला। ठीक है, तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम आगे स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ऑक्सो एसिड्स, देखिए एसिड का मतलब H+ दे सकता है या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वही एसिड होता है। ठीक है, तो H होगा यानी कि यहाँ पर। ऑक्सो का मतलब या ऑक्सी भी लिखा जाता है कई बार, तो ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम से कम दिखाई देगी आपको। ठीक है, और H होगा तो यानी कि OH दिखाई देगा आपको, या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इनके अलावा कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, ये भी दिखाई देगा, तो इनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड। तो फॉस्फोरस के भी काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड हैं, नाइट्रोजन के भी काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड हैं, और इनके स्ट्रक्चर्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आर्सेनिक भी बना रहा है, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सब बना रहे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के तो करने ही हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कि हम स्ट्रक्चर करें, थोड़ा हैलाइड्स भी देख लेते हैं। ये ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं। NCl5 मैंने आपको कहा था एग्जिस्ट नहीं करता, रीज़न भी बता दिया था, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये अपना ऑक्टेट फैला नहीं सकता, एक्सपेंड नहीं कर सकता, डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, 5 बॉन्ड ये नहीं बनाता। ठीक है, बाकी के बना सकते हैं, ट्राई हैलाइड्स भी, पेंटा हैलाइड्स भी। बिस्मुथ आल्सो शो लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटा हैलाइड। बिस्मुथ भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाना चाहता, क्यों? क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी महसूस नहीं करता है। ये +3 में ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, पहले बताया था आपको मैंने। ट्राई हैलाइड्स आर मोस्टली कोवलेंट, BiCl3, BiF3, ये दोनों के दोनों आयनिक हैं, और बाकी की जो ट्राई हैलाइड्स हैं ज़्यादातर कोवलेंट होते हैं। NCl3 का वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया तो अमोनिया प्लस HClO बन जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म सिलेबस में हमारे हैं नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए आप, बड़ा आसान है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ये लोन पेयर है और वाटर आ गया इसके पास, यानी कि एक तरह की बॉन्डिंग हो गई यहाँ पर NH में लोन पेयर के थ्रू। ठीक है, तो होगा क्या, अब यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगी। ओके, तो HOCl जो है यहाँ से निकल जाएगा, और ये इसी तरह से फिर से दूसरे Cl के साथ वाटर आके लगेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ, सॉरी मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार, HOH नाइट्रोजन के साथ लगेगा, यहाँ से HOCl, ऐसे ही तीसरे नंबर का भी Cl बाहर हो जाएगा, तो अमोनिया बन जाएगी एक तो, और हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा।
ठीक है। और देखिए PCl3 और वाटर H3PO3 बना देंगे, फॉस्फोरस एसिड प्लस HCl। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। पेंटाहेलाइड्स में फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d है, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है जैसे PCl5। पेंटाहेलाइड्स आर थर्मली लेस स्टेबल होते हैं। PCl5 एग्जिस्ट्स एज मोलिक्यूल्स इन द गैस फेस बट एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस PCl6 माइनस इन द क्रिस्टलाइन स्टेट। ठीक है, गैस फेस में एग्जिस्ट करता है PCl5 एज PCl5 बट in crystalline state it exists as cation and anionic form PCl4 plus PCl6 minus। रिएक्शंस देखिए PCl5 प्लस वाटर POCl3 बना देगा अगर पानी इनसफिशिएंट है। एक्सेस में डाल दोगे तो H3PO4 बना देगा। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोडक्ट याद रखने चाहिए। ठीक है, POCl3 बनता है कम पानी के साथ, इनसफिशिएंट वाटर, और एक्सेस में है तो H3PO4। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफ्टर गैस। इट हैज़ नाइट्रोजन इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये तो निकाल सकते हैं ना आप, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया था, जैसे 2x माइनस ऑक्सीजन पे चार्ज 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 2 और x क्या आ जाएगा +1। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल सकते हैं। ठीक है, बार बार मैं नहीं निकालूंगा, आप कर लीजिएगा ये काम। ठीक है, देखिए N2 और O, N ट्रिपल बॉन्ड, और यूँ दिखा लीजिए आप चाहे तो। ठीक है, या फिर प्लस दिखा रहे था, इस पर माइनस दिखाएंगे, और उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप बनाना है। ये माइनस यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस दिखा सकते हैं आप नाइट्रोजन के पास। ठीक है ना, ये देखिए ये वाला ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड दिखाया ना, तो यहाँ प्लस तो रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और NO का, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आ जाएगा। पैरामैग्नेटिक होता है ये, गैसियस स्टेट में पैरामैग्नेटिक होता है ये, बट इट इज़ डायमैग्नेटिक इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, ड्यू टू डाइमराइजेशन, क्योंकि लिक्विड या सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो हैं पास पास आ जाते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, जैसे कि आपको नीचे दिखा भी रखा है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक NO यहाँ है, एक NO यहाँ है, और डाइमराइजेशन इसकी हो गई है। ठीक है, और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा सकते हैं कि एक N के ऊपर एक डॉट, क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं ना अनपेयर्ड, तो ये 5 के 5 दिखा रखे हैं। 2 का बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। और अगले स्ट्रक्चर में हमने दिखाया कि नाइट्रोजन का एक जो इलेक्ट्रॉन था खाली, वो ऑक्सीजन के पास चला गया है ना। नहीं, हमने इसमें कुछ और दिखाया है, सॉरी, हमने दिखाया है इसमें, हमने दिखाया कि ऑक्सीजन के एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए अगर नाइट्रोजन के पास, ठीक है, तो इस पर तो माइनस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगले स्ट्रक्चर में हमने वो दिखाया है कि अब नाइट्रोजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन के पास चला जाए, तो ऑक्सीजन पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं। पोलिंग ने हालांकि ये वाला स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, उसने 2.5 बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से स्ट्रक्चर दिया था, क्योंकि देखिए इसमें N और O के बीच में एक बॉन्ड बन गया, एक और बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसने बीच में, लगभग 2.5 के हिसाब से उसने ये दिया था। एक स्ट्रक्चर और प्रपोज्ड है ये वाला कि चारों इलेक्ट्रॉन आप यहाँ दिखा दो, क्योंकि इसमें ऑक्टेट भी पूरा हो रहा है दोनों का। ठीक है, तो ये भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिएगा, +3 आ जाएगी। तो N2, 2 N को जोड़ दो और ऑक्सीजन 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 लगा दो, ठीक है, और इस पर एक लोन पेयर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा N2O3। यहाँ पे बल्कि आप इसको और बेहतर बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखाइए, ये रेजोनेटिंग टाइप स्ट्रक्चर है एक तरह से, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखाएं आप, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक को हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में शो कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा N2O3। और इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और इसका बन सकता है, मैं वो भी बनाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। जैसे N डबल बॉन्ड O, O N डबल बॉन्ड O, देखिए पूरा हो गया क्या, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोन पेयर दिखा दो, यहाँ लोन पेयर दिखा दो। तो ये भी स्ट्रक्चर प्रपोज है, ये भी ठीक है। और जो ये वाला है इसमें आप डबल बॉन्ड कर लेना और एरो दिखा देना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो ये दोनों स्ट्रक्चर ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो आप लोग 11th क्लास से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, और ये रेजोनेटिंग टाइप तीसरा हो जाएगा। चलिए N2O4 में आप, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उल्टा कर दीजिए, यानी कि 180 डिग्री पे घुमा देंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नीचे है, डबल बॉन्ड ऊपर है, और ये रेजोनेटिंग टाइप है, ठीक है। तो कोई एक आप बना सकते हैं या तीनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तीसरा। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी कि, ठीक है। आप इसको और भी, ये दोनों तो आप बनाएंगे ही, इसमें आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं, ठीक है, डैश डैश फॉर्म में भी कर सकते हैं। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाया भी था शुरू में आपको। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर इसका दिखाएंगे, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बीच में NN के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। आगे हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। 3 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस आर P4O6, P4O8, P4O10। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके सामने, किताब में शायद आपकी ऐसे ना बने हो, लेकिन ये अगर आपने एक भी बना लिया तो बाकी के बनते चले जाएंगे। मतलब आप चेयर फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए, बड़ा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए चेयर फॉर्म में 3 P लगा दीजिए, 3 ऑक्सीजन लगा दीजिए। फिर अब यहाँ से एक हेक्सागोनल टाइप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। और अब एक और हेक्सागोनल टाइप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और POP बॉन्ड हमेशा दिखाई दे रहा है, POP 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 POP, तो कहीं गलती होएगी नहीं। और अगर ये आपने P4O6 बना लिया बच्चों, तो P4O8 में क्या करना है, कोई भी 2 फॉस्फोरस को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जोड़ दो। P4O10 में क्या करना है, सभी पे, देखो यहाँ पे एक फॉस्फोरस खाली रह गया था ना, इस पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इस पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दो। P4O7 आपसे कोई पूछ ले तो क्या करोगे, O8 में से एक ऑक्सीजन हटा दो यहाँ से, तो क्या बन गया, ये P4O7 बन गया। P4O9 अगर आपसे कोई पूछ ले P4O9 का स्ट्रक्चर, तो आप P4O10 जानते हो, यहाँ से किसी भी एक फॉस्फोरस का डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्रॉस कर दो, हटा दो।
ये आपको डिस्टेंस वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर याद रखने की आवश्यकता है आपको बस। और देखिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर भी आसान है बिल्कुल। जैसे H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड, तो N को जोड़ो डबल बॉन्ड से, OH लगा दो। H4N2O4 हाइड्रोनाइट्रस एसिड, तो N को सिंगल बॉन्ड से, बाकी 4 OH, ठीक है। थोड़ा बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा उसके बाद। HNO2 HON डबल बॉन्ड O, और फिर है पर नाइट्रस एसिड, तो एयर एक और ऑक्सीजन आपको N और O के बीच में डाल देनी है, यहाँ पर डाल देनी है। जो नाइट्रस एसिड है ना, उसका पर नाइट्रस एसिड बनाना है, तो N और O के बीच में एक ऑक्सीजन और डाल दो, ठीक है, हो जाएगा ये। नाइट्रिक एसिड तो सभी को आता होगा, HNO3 N डबल बॉन्ड O OH, और ऐसे भी बना सकते हैं आप। 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यहाँ यूज़ हुए, एक यहाँ यूज़ हुआ, और एक लोन पेयर वो डोनेट करता हुआ नज़र आ रहा है किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अदरवाइज प्लस माइनस भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद पर नाइट्रिक एसिड पर लग गया है, तो इसका मतलब है कि N और O के बीच में, या OH बॉन्ड के बीच में कह लीजिए, OH बॉन्ड के बीच में आपने क्या करना है, O लगा देना है, OOH बन जाएगा मतलब, ठीक है। तो पर का मतलब है एक ऑक्सीजन और लगा दो, कहाँ लगा दो, OH बॉन्ड के बीच में लगा दो, बस, तो HNO4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। और स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा कोशिश करते हैं इसको आसान बनाने की। तो सबसे पहले जो आपको आते हैं ये दो आते होंगे आपको, चलो ये भी शायद ना, तो इसको भी हटा देते हैं। एक आता है, मान लो आपको ये फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ये तो सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरस बनाना है, इक का मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, अस का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें जाना है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर, तो क्या करेंगे आप, एक ऑक्सीजन हटा दीजिए बस, फॉस्फोरिक का क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से हटा दो, देखो H रह जाएगा यहाँ। तो अपने 2 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब फॉस्फोरस एसिड बन गया है, तो इसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन और हटा दें तो क्या बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये ऑक्सीजन एक हटा दो या ये हटा दो, देखो बन जाएगा ना, बिल्कुल आसान है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा, और देखते हैं अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब पायरो में क्या करते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लो, ऐसे से, मैं दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा हूँ ये, और जो OH OH है ना, इनमें से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो, तो किसके थ्रू जुड़ जाएंगे, ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएंगे बच्चों। देखो अब यहाँ ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ गए 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड के। तो इस तरह से आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड याद हो जाएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में क्या करोगे आप, इस पायरो में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, बीच वाली, PP बॉन्ड बन जाएगा सीधा। तो ये बन गया आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अगर स्ट्रक्चर बना सकते हो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे पास क्या रह गया है, हाँ ये देख लेते हैं अभी, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए ये रहा आपके पास फॉस्फोरिक एसिड, और परऑक्सो बोला है तो आपने क्या करना है, किसी भी एक OH में O को इंसर्ट कर दो, या PO बॉन्ड में इंसर्ट कर दो, तो ये देखो OOH हो जाएगा, बस एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, बन गया, ये भी आसान है। अच्छा, ये रहा पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो 2 फॉस्फोरस एसिड रखो आमने सामने, मैं बना देता हूँ दूसरा भी,
और क्या निकाल दीजिए यहाँ से, OH में से वाटर निकाल दो, ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दो, ठीक है। क्या बन गया ये आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब हमारे पास केवल एक रह गया है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड में से वाटर निकाल दो आप, ठीक है। ये रहा आपका फॉस्फोरिक एसिड, ओके। तो यहाँ से एक OH निकाल दो बच्चों, एक H निकाल दो, तो वाटर निकल गया। तो जो भी बचा है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से थ्रू जोड़ दो ऑक्सीजन को, बाकी OH ऐसे का ऐसा, P डबल बॉन्ड O ऐसे का ऐसा। तो हमने कोशिश की है इसको आसान करने की। आई होप आपको ये ट्रिक ठीक लगेगी और आप इस तरह से, इस ट्रिक की मदद से इन स्ट्रक्चर्स को याद रख पाओगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएंगे कभी ना कभी। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है बतानी है आपको। जो OH है ना, उसकी वजह से ये, इसकी बेसिसिटी निकालने हम पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके BSc में तो शायद ना पूछें, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि ये आपके सामने हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो जितना OH होता है उतनी ही बेसिसिटी होती है एसिड की। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है। तो ये एसिड हैं सबके सब, सबके आगे एसिड लगा देख लो, ठीक है। तो बेसिसिटी इसकी कितनी है, 1, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं मोनोबेसिक। यहाँ पे 2 OH दिख रहे हैं तो ये डाई बेसिक है बच्चों, ये गलत लिखा है, ठीक है। ये डाई बेसिक है, ये टेट्रा बेसिक है, ये ट्राई बेसिक है, ये टेट्रा बेसिक है, मोनो बेसिक है, डाई बेसिक, सॉरी ट्राई बेसिक है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये डाई बेसिक है। तो जितने OH उतना बेसिसिटी आप बोल दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है, रिड्यूसिंग करेक्टर है क्या इसका, पहले वाले का। यस, इसके पास एक H है, OH नहीं H, दो H हैं इसके पास, 2 H। इसको मिटो देता हूँ, देखिए 2 H हैं। तो अगर H लगा हुआ है P के साथ तो ये रिड्यूसिंग नेचर रखता है, ये भी रखता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद कर सकते हैं चीज़ें। आगे है एलोट्रोपी ऑफ फॉस्फोरस। मैंने कहा था आपको 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं फॉस्फोरस की, वाइट, रेड, ब्लैक, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम वाइट फॉस्फोरस को। स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैंने पहले ही बनाया था आपके सामने, ठीक है। चारों फॉस्फोरस को जोड़ दिया, एक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, और ऐसी कई सारी यूनिट बन जाएंगी फॉस्फोरस की, ठीक है। और उनमें लगेंगी वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग जाएंगी, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट को सिलिका SiO2 से रिएक्ट कराया, CaSiO3 प्लस P4O10 मिल गया हमें। इस P4O10 को कार्बन के साथ हीट किया, तब हमें मिल जाएगा P4 यानी कि वाइट फॉस्फोरस। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ निकलेगी। अब जो वाइट फॉस्फोरस है स्ट्रेंड मॉलिक्यूल है, इसमें तनाव है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड एंगल है बच्चों वो 60 डिग्री के आसपास रहता है, 60 डिग्री। जबकि इसके फॉर्मेशन में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं उनके हिसाब से 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन है 60 डिग्री, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें तनाव है, और अपने तनाव को कम करने के लिए ये किसी को ढूंढ रहा है, और जैसे ही वो मिलेगा ये रिजेक्ट कर जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ठीक है। तो इस तनाव की वजह से, ये स्ट्रेन की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये मैंने बता ही दिया। डिफरेंट P4 मॉलिक्यूल्स वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। ये वाइट फॉस्फोरस जो है सॉफ्ट होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस भी होता है, ठीक है। और ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट, डार्क में ये फॉस्फोरस जो है स्टार्ट्स ग्लो करने लगता है, रोशनी पैदा कर देता है ग्रीनिश कलर की, ओके, ड्यू टू इट्स स्लो ऑक्सीडेशन एंड इट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंस, यानी ये फॉस्फोरेसेंस शो करता है बच्चों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कब्रिस्तान में जो कब्रें होती हैं वहाँ पर इंसान को दफनाया जाता है, जलाया तो नहीं जाता, ठीक है। तो जो इंसान दफनाया जाता है कब्र में, उसके जो बॉडी है उसको तो बैक्टीरिया वगैरह सब खा जाएंगे धीरे धीरे,
बोन्स रह जाती हैं वहाँ। तो बाय चांस ऐसा हुआ कि किसी ने, जैसे डॉग्स वगैरह ये खोदने लग गए कुछ, ये तो मिट्टी खोदते रहते हैं, तो बाय चांस ऐसा है कि वहाँ से हड्डी बाहर आ गई, ठीक है, या कोई जानवर उस ग्रेव के आसपास, उस कब्र के आसपास आके मर गया, ठीक है, वो भी धीरे धीरे गल जाएगी उसकी बॉडी, तो बोन्स पड़ी रह जाएंगी। तो रात के समय बाय चांस आप वहाँ चले गए, ठीक है, तो हो सकता है कि उसी दिन वो जो बोन्स हैं, उसी दिन वहाँ पर मतलब उसकी बॉडी ख़त्म हो चुकी है और बोन्स बाहर आ गई हैं, या किसी भी प्रकार से बोन्स जो हैं ग्रेव से बाहर आई है, या वो ऊपर की तरफ ही थी, ठीक है, और एयर के कांटेक्ट में आ गई वो बोन्स, तो क्या करेगा, क्योंकि बोन्स में फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस रिएक्ट शुरू कर देगा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, P4O6 बनेगा इसमें, और साथ में वो ग्लो दिखाएगा ग्रीनिश कलर का। तो आपको लगेगा कि जो कब्र है वहाँ कहीं कोई शायद भूत वगैरह चुड़ैल वगैरह है, ठीक है। तो इसी वजह से फॉस्फोरस को डेविल्स एलिमेंट भी बोला जाता है। डेविल्स एलिमेंट यानी कि पुराने ज़माने में तो बहुत जलते, मतलब डरते होंगे लोग, है ना, उनको लगता होगा कि शायद यहाँ तो भूत वगैरह रहते हैं कब्रिस्तान में, तो यहीं से शायद एक ये शुरुआत हुई होगी फॉस्फोरस की वजह से, लाइट की वजह से, कि लोग कब्रिस्तान में डरते हैं जाने से, है ना। तो इन एक्चुअल कुछ नहीं है, इन एक्चुअल क्या है, प्योर केमिस्ट्री है बस। जिसको केमिस्ट्री पता है वो जा सकता है अब कब्रिस्तान, ओके, रात को। तो इसका जो एयर के साथ रिएक्शन होता है, जो कि अभी अभी आपको बताया, वो ना हो इसलिए इसको कहाँ स्टोर करते हैं, अंडर वाटर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी है वाइट फॉस्फोरस में आपके लिए। रिएक्टिव याद रखिएगा, काफ़ी रिएक्टिव है ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, कार्बन डाइसल्फाइड बेंजीन वगैरह में ये सोल्यूबल होता है, और NaOH के साथ रिएक्ट करके ये फोस्फीन गैस भी बनाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी पॉइजनस गैस होती है, PH3। ये वाइट फॉस्फोरस ही रिएक्शन कर पाता है NaOH के साथ। तो ये भी एक चीज़ आपको बतानी थी। अब देखिए रेड फॉस्फोरस में, तो इसमें क्या है, लीनियर एक तरह से चेन बना हुआ है, पॉलीमेरिक चेन ऑफ P4 यूनिट्स। मतलब पिछली P4 यूनिट जो आपको दिखाई थी, उसके बीच में जो बॉन्ड था PP बॉन्ड, वो टूट गया है, ठीक है, और बाकी के सब जुड़े हुए हैं। हाँ, इनको आप और जोड़ दीजिए यहाँ पर, ये वाले फॉस्फोरस तो जुड़े रहेंगे, ठीक है, इनको आप जोड़ के रखिएगा। बाकी के जो हैं फॉस्फोरस ऐसे करके आप छोड़ दीजिए कि वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, वाइट फॉस्फोरस को अगर आप हीट कर देंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर एट अबाउट 270 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप हीट कर देंगे तो आपको मिलेगा रेड फॉस्फोरस। यानी कि वाइट फॉस्फोरस से ही रेड फॉस्फोरस मिलेगा, और जो ब्लैक फॉस्फोरस है वो भी आपको रेड फॉस्फोरस से ही मिलेगा। आपको रेड फॉस्फोरस को ही हीट करना है, बट विद प्रेशर। प्रेशर भी अच्छा खासा रखना पड़ेगा, तो फिर ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाएगा। ऑर्डरलेस है ये, नॉन टॉक्सिक है, पिछले वाला टॉक्सिक था, ये कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, रेड वाला। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या इग्निशन टेम्परेचर जो होता है रेड फॉस्फोरस का, वो वाइट के मुकाबले ज़्यादा होता है, ठीक है। वाइट का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जिस पे वो जलना शुरू कर दे। तो आपको मैंने बताया था कि वो तो एयर के कांटेक्ट में आते ही जलना शुरू कर देता है, कौन सा, वाइट फॉस्फोरस, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। और रेड फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेस रिएक्टिव है, ये 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करेगा, और हमें क्या देगा, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P4+5O2। अच्छे खासे टेम्परेचर पे ये 290 डिग्री पे P2O5 हमें देगा। आगे है हमारे पास ब्लैक फॉस्फोरस।
तो इसमें आपको हेक्सागोनल रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे कि ग्रेफाइट का आप लोगों ने देखा हुआ है, लगभग वैसा। बॉन्ड एंगल इसमें 99 डिग्री का रहता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो है 99 डिग्री का रहता है। देखिए, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। 200 डिग्री पे हीट करो, अच्छा खासा टेम्परेचर है, और प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। प्रेशर नहीं लगाओगे, हीट करोगे अच्छे टेम्परेचर पे, तो आपको रेड वाला मिल जाएगा। प्रेशर भी लगाओगे तो ब्लैक वाला मिल जाएगा। मेटेलिक लस्टर है इसमें, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। पिछले वाला देखिए क्या था, बैड कंडक्टर, याद रखिएगा, रेड फॉस्फोरस बैड कंडक्टर था, ठीक है। इसमें एंगल है 99 डिग्री का बॉन्ड एंगल, पी, एंड इट्स अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। हाईली पॉलीमेरिक है, आपको दिखाई दे ही रहा है कि बहुत बड़ा लीनियर टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, हेक्सागोनल रिंग्स जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जिग जैग फॉर्म में पी बना हुआ है आपके सामने, चेन्स बने हुए हैं, डेंसिटी भी अच्छी हो जाएगी इसकी वजह से। तो ये लीस्ट रिएक्टिव हुआ आपका, और वाइट फॉस्फोरस मोस्ट रिएक्टिव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्लैक फॉस्फोरस भी ख़त्म होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है हमारे पास, जो लीस्ट रिएक्टिव है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि ब्लैक फॉस्फोरस। सो यहाँ पर हमारी ये नाइट्रोजन फैमिली पूरी होती है। काफ़ी लंबी थी, लेकिन हमने इसको लगभग 50 मिनट में पूरा कर लिया बच्चों। तो आई होप आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस लेक्चर में, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजन्स भी बोला जाता है। एक चीज़ शायद मैंने नहीं बताई, निक्टोजन्स, PNIC, निक्टोजन्स भी बोला जाता है। अब निक्टोजन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफोकेटिंग स्मेल देती है, तो इस वजह से निक्टोजन्स बोला जाता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और आप इंजॉय करेंगे इस लेक्चर को। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।